Hello students, good morning. This is Amit Kumar, your science teacher. Again, I am here with the second part of lesson 1. This is for standard 5. Standard 5 part 2. ये स्टैंडर्ड 5 का पार्ट फर्स्ट लेसन का पार्ट 2 वीडियो है. ओके, इसमें हम स्टडी करने वाले हैं रिप्रोडक्शन फ्रॉम अदर पार्ट्स. ओके, जनरली हम सभी जानते हैं कि प्लांट में जो रिप्रोडक्शन होता है वह सीड के माध्यम से होता है. बट कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिसमें प्लांट का जो रिप्रोडक्शन होता है यह प्लांट के सीड के अलावे उनके अदर पार्ट्स से होता है, जैसे ब्रांचेस से होते हैं, रूट से होते हैं, लीव्स से होते हैं, स्टीम से होते हैं. ओके, तो आइए आगे बढ़ते हैं. प्लांट्स कैन समटाइम्स arise from the body parts other than seed of the parent plant. कभी कभी क्या होता है कि प्लांट सीड से ग्रो नहीं करके प्लांट के अदर बॉडी पार्ट से ग्रो करते हैं. दिस प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बाय विच प्लांट रिप्रोड्यूस फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट अदर देन सीड लाइक रूट, स्टीम etc इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. तो ऐसा प्रोसेस जिसमें प्लांट सीड से ग्रो नहीं करके प्लांट के अदर पार्ट, एग्जाम्पल रूट, लीफ, ब्रांचेज, स्टीम इत्यादि से ग्रो करते हैं, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. क्लियर है बच्चों? हमारा अगला टॉपिक है रिप्रोडक्शन फ्रॉम स्टीम. तो सम प्लांट्स कैन ग्रो फ्रॉम स्टीम. कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो स्टीम से ग्रो करते हैं. अ पीस ऑफ स्टीम कैरिंग बर्ड फ्रॉम द मदर प्लांट इज कट एंड प्लांटेड इन द सॉइल. कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें उनके प्लांट का एक स्टीम का एक टुकड़ा जिसमें बर्ड होता है उसे मदर प्लांट से काटकर अलग सॉइल में गाड़ दिया जाता है, रोप दिया जाता है. दिस इज कॉल्ड स्टीम कटिंग. इसे कहा जाता है स्टीम कटिंग. ईच स्टीम देन ग्रो इनटू न्यू प्लांट. इसके बाद प्रत्येक स्टीम से नए प्लांट्स ग्रो करते हैं. फॉर एग्जांपल शुगर केन, हिबिस्कस, रोज प्लांट. इसके एग्जांपल हैं शुगर केन. आप सभी ने देखा होगा कि गन्ने का जो खेती होता है उसमें गन्ने को के स्टीम को ग्राउंड में लगाया जाता है, खेतों में लगाया जाता है. ठीक इसी प्रकार रोज़ के प्लांट को के रिप्रोडक्शन के लिए रोज के स्टीम का होना आवश्यक है. इसी प्रकार हिबिस्कस हो गए. क्लियर है? नेक्स्ट है सम अंडरग्राउंड स्टीम हैव स्मॉल बड्स ऑन देम. When they are planted in the soil, new shoot grow out from the bud. For example, potato and ginger. कुछ ऐसे अंडरग्राउंड स्टीम हैं जिनमें बड होते हैं, जैसे कि पोटैटो हुआ, जिंजर हुआ, इन सभी में बड होते हैं. इनको जब ग्राउंड में ज़मीन के नीचे रोपा जाता है, गाड़ा जाता है, तो इनके बड से नए सूट का जर्मिनेशन होता है. ये बड हैं जिनसे कि नया सूट निकलता है. क्लियर है बच्चों? ये पोटैटो और जिंजर, ये सभी, इन सभी का जो रिप्रोडक्शन होता है वह स्टीम के द्वारा होता है, अंडरग्राउंड स्टीम. ओके, नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन फ्रॉम रूट्स. कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनका रिप्रोडक्शन उनके रूट से होता है. अ न्यू प्लांट कैन आल्सो ग्रो फ्रॉम द रूट ऑफ द मदर प्लांट इन प्लांट्स लाइक स्वीट पोटैटो, रेडिश, टर्निप, बीट रूट एंड डालिया. कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनका रिप्रोडक्शन उनके मदर प्लांट के रूट से होता है. इसके एग्जांपल हैं स्वीट पोटैटो जिन्हें शकरकंद कहा जाता है, रेडिश अर्थात मूली, टर्निप, गाजर, इन सभी का जो रिप्रोडक्शन होता है यह मदर प्लांट के रूट से इनका रिप्रोडक्शन होता है. क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन फ्रॉम लीव्स एंड स्पाइन. कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनका रिप्रोडक्शन लीफ से या उनके स्पोर्स से होता है. ओके, द लीव्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स प्रोड्यूस बड अलोंग देयर मार्जिन. कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका रिप्रोडक्शन जो होता है उनके बड से होता है. उन बड्स भी एक निश्चित दूरी पर होते हैं, मार्जिन पर होते हैं. न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम दीज लीव्स ऑफ दीज इफ़ दीज आर प्लेस्ड इन द मॉइस्ट सॉइल. अगर इन पौधों के पत्तियों को नम जमी में
प्लेस किया जाए, गाड़ा जाए, रोपा जाए, तो इनके जो बड होते हैं उन बड से नए प्लांट्स का जर्मिनेशन होता है, रिप्रोडक्शन होता है। फॉर एग्जांपल ब्रायोफिलियम लीव्स। ब्रायोफिलियम का पौधा एक ऐसा पौधा है जिनका रिप्रोडक्शन उनके लीव्स से होता है। ओके, और कुछ ऐसे फर्न्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका रिप्रोडक्शन उनके लीफ में प्रेजेंट स्पोर्स से होता है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट है सम प्लांट्स हैव अ स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोर्स विच गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें स्पोर्स कहा जाता है, जिनसे नए पौधों का विकास होता है, जन्म होता है। दीज प्लांट्स डू नॉट बियर फ्लावर्स और सीड्स। ऐसे प्लांट न तो फ्लावर को बियर करते हैं और न ही सीड को। फॉर एग्जांपल मशरूम, फर्न्स, मोसेस etc. ओके, नेक्स्ट है क्रॉप्स। वी गेट मस्ट ऑफ आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स। जनरली हम अपने भोजन का ज़्यादातर पार्ट प्लांट से प्राप्त करते हैं। द प्लांट्स दैट आर ग्रोन and cultivated at one place on a large scale during a particular period is called crops। तो कह रहा हूँ वैसे प्लांट जिन्हें कल्टीवेट किया जाता है, लगाया जाता है, बोया जाता है बड़े पैमाने पर किसी पार्टिकुलर समय में, उसे कहा जाता है क्रॉप्स। डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल टाइप, वाटर अवेलेबल एंड क्लाइमेट। तो डिफरेंट प्लांट्स को डिफरेंट सीजन में रोपा जाता है, सॉइल के टाइप्स के अनुसार से, वाटर के अवेलेबिलिटी के आधार पर और क्लाइमेट के कंडीशन के आधार पर। क्लियर है? नेक्स्ट है टाइप ऑफ क्रॉप्स। इन इंडिया क्रॉप्स लाइक व्हीट एंड ग्राम्स आर ग्रोन इन द विंटर फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल। भारत में विंटर सीजन में बोया जाता है व्हीट और ग्राम को। किस महीने में? तो ये बोया जाता है विंटर सीजन में, नवंबर से नवंबर में, जिसकी हार्वेस्टिंग की जाती है अप्रैल में। दे आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। तो ऐसे क्रॉप्स जिन्हें विंटर सीजन में बोया जाता है, नवंबर इसका ड्यूरेशन होता है नवंबर टू अप्रैल, ऐसे फसलों को कहा जाता है रबी क्रॉप्स। दीज क्रॉप्स डू नॉट डिपेंड ऑन मानसून रेन। ये क्रॉप्स मानसून रेन पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। वेजिटेबल्स लाइक कैबेज, कॉलीफ्लावर, पी, बीन्स आर आल्सो ग्रोन इन विंटर। तो ये सभी विंटर में उगाए जाते हैं। क्रॉप्स ग्रोन इन समर फ्रॉम जून टू अक्टूबर आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। ऐसे क्रॉप्स जो समर सीजन में उगाए जाते हैं जून से अक्टूबर मंथ के बीच में, इन्हें कहा जाता है खरीफ क्रॉप्स। राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, खरीफ, ये सभी क्रॉप्स खरीफ फसल के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, दीज क्रॉप्स डिपेंड लार्जली ऑन मानसून रेन। ये क्रॉप्स जनरली मानसून रेन पर डिपेंडेंट होते हैं क्योंकि इन्हें ज़्यादा मात्रा में वाटर की आवश्यकता होती है, वाटर की अवेलेबिलिटी की आवश्यकता होती है। ओके, वेजिटेबल्स लाइक पंपकिन, ब्रिंजाल, ग्राउंडनट आल्सो ग्रो वेल इन समर। तो ये सभी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ग्रो करते हैं कब? समर सीजन में। क्लियर है? तो इस तरह से व्हीट रबी क्रॉप्स का एग्जाम्पल है, राइस खरीफ क्रॉप्स का एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट है हेल्दी क्रॉप्स। हेल्दी क्रॉप्स क्या होते हैं? तो क्रॉप्स नीड टू बी ग्रोन ऑन अ वेरी लार्ज स्केल टू फीड द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। बहुत सारे फसलों का उत्पादन किया जाता है ताकि कंट्री में प्रेजेंट जितने भी लोग हैं, निवास करते हैं, उन सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति को देखते हुए किया जाता है। तो द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। बड़े पैमाने पर कृषि कार्य का करना कहलाता है एग्रीकल्चर। ओके, इसेंशियल रिक्वायरमेंट टू प्रोड्यूस अ गुड क्रॉप्स आर। अच्छे फसल के उत्पादन के लिए निम्नलिखित चीज़ों का होना अति आवश्यक है। फार्मर शुड हैव नॉलेज अबाउट द सॉइल, क्लाइमेट एंड सीजन फॉर द ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स। भिन्न प्रकार के फसलों के उत्पादन के लिए किसानों को सॉइल, क्लाइमेट और सीजन के बारे में पर्याप्त नॉलेज होना अति आवश्यक है। दूसरा है दे शुड सो हेल्दी एंड राइप सीड। दे शुड प्लाउ द फील्ड एंड मेक इट रेडी बिफोर ग्रोइंग द नेक्स्ट क्रॉप। किसानों को फसलों को बोने से पहले अवेयर हो जाना चाहिए कि वे जिस
बीज को फसल को बो रहे हैं वे हेल्दी हैं या नहीं हैं, वे पके हैं या नहीं हैं, फिर खेतों को अगले फसल के लिए तैयार किया जाता है। ओके, फार्मर शुड मिक्स द राइट अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स इन द सॉइल टू इंक्रीज द न्यूट्रिएंट्स। फार्मर्स किसान जनरली क्या करते हैं, अपने खेतों में बीजों को बोने से पहले उसमें खेतों की न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकताओं को देखते हुए उसमें फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं। 2 काइंड्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस। इस पर्पस के लिए 2 प्रकार के फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। ओके, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और जिन्हें मैनर्स भी कहा जाता है आर नेचुरल फर्टिलाइजर्स ऑब्टेन फ्रॉम काउ डंग, डेड एंड डिकाइंग प्लांट्स, एनिमल्स, वेजिटेबल्स एंड मैटर्स। तो ऑर्गेनिक मैटर जिन्हें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी कहा जाता है, यह जनरली नेचुरल फर्टिलाइज़र होते हैं जो जिन्हें हम प्राप्त करते हैं गाय, भैंस इत्यादि के डंग से, डेड और डिकाइंग प्लांट्स से और एनिमल्स से। क्लियर है। नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आर जनरली मेड ऑफ केमिकल्स सच एज यूरिया, नाइट्रेट्स एंड सल्फेट। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जनरली तैयार किए जाते हैं केमिकली, यूरिया इसके एग्जांपल हैं यूरिया, नाइट्रेट्स और सल्फेट्स। दीज आर मेड इन फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज एंड आर हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट। ये फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं इंडस्ट्रीज़ में और ये एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी हानिकारक होते हैं। फार्मर्स शुड प्रॉपर्ली इरिगेट द सॉइल व्हेन रिक्वायर्ड। किसानों को समय समय पर खेतों में फसलों की आवश्यकता अनुसार उसमें पानी की आवश्यकता होती है। ओके, दे शुड यूज इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड टू प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम इंसेक्ट, पेट्स etc। खेतों में बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं जो फसलों को बर्बाद कर देते हैं, पेट्स होते हैं जो फसलों को खा जाते हैं, तो इन सभी से बचाव के लिए किसान अपने खेतों में इंसेक्टिसाइड्स, कीटनाशक इत्यादि का उपयोग करते हैं। हाउएवर, ओवर यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स कैन हार्मफुल द सॉइल एंड क्रॉप्स एंड अल्टीमेटली टू आवर हेल्थ। ज़्यादा मात्रा में पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का प्रयोग भी हमारे सॉइल के लिए, इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। इनका प्रभाव केवल पर्यावरण पर नहीं अपितु हमारे हेल्थ पर भी पड़ता है। ओके, नेक्स्ट है क्रॉप शुड कट प्रॉपर्ली एंड गैदर्ड, दिस इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। फसलों को पक जाने के बाद उनकी कटाई और उनकी जो स्टोरिंग होती है, इसको सम्मिलित रूप से कहा जाता है हार्वेस्टिंग। क्या कहा जाता है बच्चों? हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट है क्रॉप प्रोटेक्शन। क्रॉप प्रोटेक्शन इंक्लूड्स प्रोटेक्टिंग द ग्रोइंग क्रॉप्स अगेंस्ट इंसेक्ट, डिजीज, वीड्स, फंगी एंड अदर अनडिजायरेबल पेस्ट बाय यूजिंग इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। क्रॉप प्रोटेक्शन में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट हैं जो फसलों को बर्बाद कर देते हैं, कुछ बीमारियां हैं जो फसलों को लग जाती है तो उनका फसलों का उत्पादन अच्छे से नहीं हो पाता है। बहुत सारे ऐसे अनवांटेड प्लांट्स हैं जो फसलों के साथ उगाते हैं, तो इसकी निकौनी की जाती है। बहुत सारे ऐसे फंगी हैं जो फसलों को बर्बाद करते हैं, उसके लिए पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है ताकि क्रॉप्स को बचाया जा सके। ओके, नेक्स्ट है ग्रेजिंग एनिमल्स सच एज काउज एंड गोट्स एंड एनिमल्स लाइक रेट्स, बर्ड्स, स्क्वायरल्स एंड मोल्स ईट अप फ्रूट्स एंड क्रॉप्स। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो फसलों को निम्नलिखित प्रकार से हानि पहुंचाते हैं। जैसे ग्रेजिंग एनिमल्स में काव और गोट्स हुए, ये फसलों को खा जाते हैं, बर्बाद कर देते हैं समय से पहले। और कुछ ऐसे एनिमल्स जैसे रेट्स हुए, बर्ड्स हुए, स्क्वायरल हुए, मोल्स हुए, ये सभी फलों को खा जाते हैं। दे शुड कीप्ड अवे फ्रॉम द फील्ड। इन्हें खेतों से दूर रखना अति आवश्यक होता है। ओके, इंसेक्ट्स लाइक कैटरपिलर्स एंड ग्रासहोपर एंड माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया एंड वायरस काउजेज डिजीज इन क्रॉप्स। तो इंसेक्ट जैसे कि कैटरपिलर्स हो गए, ग्रासहोपर हुए और कुछ माइक्रोब्स जैसे बैक्टीरिया और वायरस, ये फसलों में डिजीज उत्पन्न करते हैं, तो इनके लिए पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड्स का यूज़ किया जाता है इन्हें मारने के लिए, ताकि फसलों का उत्पादन अच्छे से हो सके। नेक्स्ट है स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स। व्हेन द क्रॉप्स रिपेन दे आर हार्वेस्टेड एंड स्टोर्ड एज अ ग्रेन आफ्टर ड्राइंग। जब फसलें पक जाती है तब उनका हार्वेस्टिंग होता है और उन्हें एक जगह
स्टोर किया जाता है सुखाने के बाद। दे शुड बी केप्ट सेफ फ्रॉम मॉइस्चर एंड स्मॉल एनिमल्स लाइक रैट्स, मोस, स्क्वायरल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। फसलों को सूख जाने के बाद उनकी स्टोरिंग काफ़ी ध्यानपूर्वक रखी जाती है, ताकि उस ऐसे प्लेस पर रखा जाता है जहाँ पर मॉइस्चर नहीं हो, स्मॉल एनिमल्स लाइक रेट, मोल्स, स्क्वायरल, बर्ड्स इत्यादि इंसेक्ट आदि जहाँ नहीं हो। फॉर दिस पर्पस ग्रेन्स शुड बी स्टोर्ड इन ड्राई वेल वेंटिलेटेड रूम। इसके लिए फसलों को अच्छे से ड्राई वेंटिलेटेड रूम में स्टोर किया जाता है। फार्मर्स स्टोर्ड ग्रेन्स इन जूट बैग और मेटालिक बिन्स। किसान अपने घरों में फसलों को स्टोर करते हैं जूट के बैग में या फिर मेटालिक बिन्स जैसे ड्रम वगैरह हुआ इत्यादि में स्टोर करके रखते हैं। लार्ज स्केल स्टोरेज इज़ डन इन सिलोस और ग्रेनरीज। लार्ज स्केल पर इनका जो स्टोरिंग होता है वो सिलोस और ग्रेनरीज में किया जाता है। ओके बच्चों, तो इस तरह से आपका लेसन 1 फिनिश हुआ, समाप्त हुआ। आई होप आप सभी ने इस लेसन का वर्कशीट प्रिपेयर कर लिया होगा और आप सभी अपने वर्कशीट का सॉल्यूशन का फ़ोटो खींचकर ग्रुप में डालें ताकि मैं उसे चेक कर सकूं। और इस लेसन का जो भी क्वेश्चन आंसर हैं ऑब्जेक्टिव टू सब्जेक्टिव, इन सभी को अपने कॉपी में नोट कर ले और सभी का आंसर सही से लिखें। PDF से भी आप इस हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद उसका एक साफ पिक्चर खींचकर ग्रुप में सेंड करें ताकि मैं उसे जांच कर सकूं। ओके बच्चों, तो इस प्रकार ये लेसन समाप्त हुआ। तब हमारा अगला लेसन होगा एनिमल वर्ल्ड। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।